पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आज एक ऐसे विषय के साथ आज बात करने के लिए हाजिर हूं जिसमें हम कह सकते हैं कि प्रदेश में यह मुद्दा गर्म है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के रेप के मामले में अव्वल आने के बाद अब सरकार इस मामले में पूरी तरह से सीरियस है, सख्त है। मध्य प्रदेश में आजीवन कारावास 14 साल की सजा नहीं बल्कि दोषी को अंतिम सांस तक जेल में रहना पड़ेगा, इसकी व्यवस्था सरकार करे। प्रदेश में 2012 से लागू नीति में संशोधन हुआ है। जघन्य अपराध करने वालों पर यह नीति लागू होगी। तो यह नीति क्या है, अपराधियों पर इसका असर क्या होगा और इस पर सोच क्या है पार्टियों की या एक्सपर्ट की, यह सब आपके सामने मुद्दा गर्म है। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों ने एक बार फिर मध्य प्रदेश के माथे पर कलंक का टीका लगा दिया है। इसके बाद सरकार सख्त हो गई। सरकार ने फैसला किया कि रेप समेत गंभीर अपराधों में आजीवन कारावास की सजा पाए दोषियों को आखिरी सांस तक जेल में ही रहना होगा। इनमें आतंकी, बच्चियों से ज्यादती करने वाले, गैंगरेप, जहरीली शराब बनाने वाले, विदेशी मुद्रा से जुड़े अपराधी और 2 या 2 से ज्यादा मामलों में हत्या के दोषी शामिल हैं। इतना ही नहीं, इनमें सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान हत्या का अपराध करने वाले दोषी भी शामिल होंगे। इसी तरह राज्य के खिलाफ अपराध और सेना के किसी भी अंग से संबंधित अपराध करने वाले भी किसी भी रियायत के हकदार नहीं होंगे। केंद्रीय एजेंसियों की विशेष कोर्ट से सजा पाए बंदियों की भी रिहाई नहीं होगी। इसके लिए बंदियों की पात्रता तय करते समय सरकार से रिपोर्ट मांगी जाएगी। हालांकि कांग्रेस इस कवायद पर सवाल उठा रही है। रेपिस्ट हों, गैंग रेप वाले हों या जहरीली शराब वाले हों या आतंक से जुड़े मामले हों, सबको अब आजीवन उम्र तक जेल में रहना पड़ेगा। तो ऐसा लग रहा है कि शायद गुजरात सरकार के निर्णय को शिवराज सरकार ने भी मान लिया गलत था, इसलिए इस तरह का प्रावधान मध्य प्रदेश में किया गया है। वहीं कानून के जानकार सरकार के इस कदम का स्वागत कर रहे हैं, जिसमें आपने एक से ज्यादा हत्याएं की उसमें या किसी पब्लिक सर्वेंट की हत्या उनके ड्यूटी के दौरान की गई है। इन सब चीज़ों में लिमिटेशंस फिक्स हो रहे हैं कि उसमें प्रोबेशन का लाभ नहीं देके जो पूरा नेचुरल सजा है उसके तहत इट्स अ गुड मूव। शिवराज सरकार उम्र कैद के लिए नई संशोधन नीति 2022 को जल्दी हरी झंडी देने वाली है। अब ये नीति कितनी कारगर रहती है ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24, भोपाल। तो जब कभी भी जघन्य अपराधों की बात चलती है, कड़ी सजा और तुरंत या समय पर न्याय को लेकर, फास्ट ट्रैक कोर्ट की कार्रवाई को लेकर भी हमने कई बार मांग उठती देखी। लेकिन अब ये जो मौजूदा कदम है जिसके बारे में सरकार आगे बढ़ रही है, क्या इससे लाभ होगा, क्या इससे अंकुश लग पाएगा, क्या इसके पीछे की जो मंशा है वो जमीन पर चरितार्थ हो पाएगी, इन सब के ऊपर बहस का दौर ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इस मंच के ऊपर भी मुद्दा गर्म है। मैं इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर दुर्गेश केसवानी साहब जुड़ गए। नमस्कार, स्वागत है डॉक्टर केसवानी। रोहित नायक साहब हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। नमस्कार रोहित जी, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। और हमारे साथ पंकज दुबे जी हैं, अधिवक्ता, CBI और MP हाई कोर्ट के जुड़े तमाम मामलों के एक्सपर्टाइज के तौर पर यहाँ मौजूद हैं। नमस्कार पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। इस पर कोई पॉलिटिकल कमेंट लूं, शुरुआत में पंकज जी से करूंगा। पंकज जी, ये जो विचार है कि आजीवन कारावास मतलब अंतिम सांस तक आपको उसकी सजा काटनी पड़े जघन्य अपराधों में, और उसकी पूरी एक लिस्ट, एक फहरिस्त भी है कि किन किन अपराधों को उसमें शामिल किया, जो हमने पैकेज में दर्शकों को बताया। क्या सोच आप रखते हैं कानून के जानकार के नाते? देखिए, ऐसे बहुत सारे कानून हैं जिसमें कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास की चर्चा की गई है और उस सज़ा के तौर पर उसको मुकर्रर किया जाता है जी। अब धारणा ये रही है अलग अलग स्टेट्स के और अलग अलग कानून जो समय समय पे सुप्रीम कोर्ट के सामने आए कि आजीवन कारावास को कई बार 14 वर्ष के लिए सोचा गया, फिर बाद में 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कर कि इस पर अच्छे से विचार किया जाना चाहिए कि आजीवन कारावास अर्थात आजीवन कारावास। अब 14 वर्ष को जो माना गया है वो इसलिए क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के अपने रूल्स होते हैं, वो रेमिशन देते हैं, क्षमा करते हैं। क्षमा करने के भी अलग अलग क्राइटेरिया दिए हुए हैं, तो उन क्राइटेरियाज को फॉलो करते हुए वो क्षमा करने के कंसिडरेशन करते हैं और उसमें कई बार रेमिशन अलाउ हो जाती है। यदि स्टेट गवर्नमेंट का अब ये मानना है कि कुछ कानून ऐसे हैं
कि जिनमें कि वो रेमिशन नहीं देंगे या आजीवन कारावास में परिवर्तित करेंगे, तो ऐसे फूड अडल्ट्रेशन एक्ट में तो अभी कुछ दिन पहले ही स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने उसको आजीवन कारावास में तब्दील किया है, जिसका पहले 1 साल या 2 साल होता था, परंतु अब वो आजीवन कारावास के लिए है। स्टेट गवर्नमेंट का अब यदि कहना है कि उनका यदि जिन मामलों में मान लीजिए शराब जहरीली शराब का विषय है या कोई और अन्य विषय है उसमें आजीवन मानेंगे, तो मेरा ये सोचना है कि खाद्य पदार्थ में भी आजीवन कारावास को आजीवन कारावास के रूप में मान करके रेमिशन का लाभ ना दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आप देखेंगे सारे विश्व के जो देश हैं, खासकर अमेरिका में या यूरोप के ऐसे कई देश हैं जहाँ पे अडल्ट्रेशन को बहुत गंभीरता से लिया जाता है और ये इसका पीढ़ियों तक असर पड़ता है। इसलिए ये माना गया है कि ऐसे अपराधों में जो है यदि इसको छोड़ दिया जाता है, कम सजा देकर के छोड़ दिया जाता है, तो उससे जो है और नुकसान होगा और एक मैसेज भी जाता है ताकि दूसरे अन्य अपराधी उस प्रकार के काम ना करें। तो ये एक अच्छी बात है यदि स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि वो क्षमा के कानून को अपने तब्दील करेंगे। देखिए, जो स्टेट के एक्ट हैं, जो राज्य के एक्ट हैं, वो तो राज्य उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जो सेंट्रल एक्ट हैं वो केंद्रीय सरकार के कहने से बनते हैं और बदलते हैं, वहाँ जो तय होता है पार्लियामेंट में। लेकिन रेमिशन का जहाँ तक रूल है वो स्टेट गवर्नमेंट पर निर्भर करता है, उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आता है। जी चलिए, हमारे साथ में दोनों पक्षों के नेता भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी ज़रा पूछ लेते हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, सरकार की सोच तो बेहतर है, कानून के जानकार को भी आपने सुना, एक्सपर्ट भी मानते हैं कि ये कदम बेहतर है, बल्कि वो अपनी तरफ से कह रहे हैं कि कुछ और भी ऐसे अपराध हो सकते हैं जिनमें आपको क्षमा जो है नहीं देनी चाहिए, आजीवन को आजीवन रखना चाहिए, उसमें कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। ये जो सोच है इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि फास्ट ट्रैक हो, न्याय तो तुरंत मिले, पकड़े जाएं, किसी के साथ में कोई भेदभाव ना किया जाए, इसको लेकर कुछ सवाल उठाए गए। देखिए पुनीत जी, निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम प्रदेश सरकार का है और हम जब बोलते हैं कि मध्य प्रदेश में कानून का राज है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी है, तो निश्चित रूप से इस बात को लेकर बोलते हैं कि समय समय पे जो बैठकें होती हैं हम लोगों की, कानूनन किस दिशा में हम लोगों को जो फीडबैक जनता से निकल के आता है, और कई समय से हम देख रहे हैं आपके ही चैनल्स पे, क्योंकि आपका चैनल जन सरोकार से जुड़ा हुआ चैनल है पुनीत जी, जनता के हितों के लिए अनेक बार आवाज़ उठाने वाला चैनल है ये। तो निश्चित ही जब कुछ मुद्दे निकल के आते हैं, अभी भी आदरणीय वकील साहब ने जो बातें कही हैं, और निश्चित रूप से आज जब समीक्षा हुई और आजीवन कारावास नीति 2022 के संदर्भ में हम बैठे, तो हम यह पाया कि कई बार जो अवैध दारू का धंधा करते हैं, जिससे अनेक लोगों की असमय ही काल के गाल में समा जाते हैं, उन लोगों को बख्शना नहीं चाहिए, सख्त कानून की ज़रूरत है। तो उनमें और जो एक बार मैं फिर पढ़ लूँ, चूँकि वो तो दिख ही रहा है अपने स्क्रीन सेट पे भी, आतंकवादी, राजद्रोही, नाबालिग बालिकाओं से बलात्कार के दोषी, जहरीले शराब से, पॉक्सो एक्ट में नशीले पदार्थ में अत्यधिक मात्रा में भंडारण के दोषी, परिवहन के दोषी, 2 से ज़्यादा अधिक हत्या के मामले हों जिन पे, फेमा के दोषी, 376 में दोषी, जो जघन्य अपराध हैं, जिसमें जो कैदी बंद हैं, उनको निश्चित रूप से उनके लिए नज़ीर भी बननी चाहिए कि हम अगर कोई अपराध कर रहे हैं, उनके अंदर यह भय भी व्याप्त होना चाहिए, अगर हम कोई अपराध कर रहे हैं तो उसकी सख्त से सख्त सजा है, आजीवन हमें कारावास में गुजारना पड़ेगा, अंतिम सांस तक हमें कारावास में रहना पड़ेगा। तो निश्चित ही यह सराहनीय कदम हमारी सरकार ने उठाया है। और आप एनसीआरबी की भी एक बात कर रहे थे जी पुनीत जी, एनसीआरबी के आंकड़े जो हैं वो निश्चित रूप से बड़े तो हुए हैं, पर उसका कारण ये है कि हम त्वरित कार्रवाई करते हैं। हर जिले में हमने, हर थाने में एक महिला डेस्क बनी हुई है। अगर कोई महिला, कोई पीड़ित, कोई बच्ची, अगर कोई अपनी, उनके परिजन उनके रिपोर्ट लिखाते हैं तो निश्चित रूप से जब कभी भी हम ये तर्क देते हैं कि हमारे संख्या या आंकड़ा इसीलिए बढ़ा है क्योंकि हम दर्ज पूरा फेयरलेसली करते हैं और तुरंत करते हैं, तो फिर उनके सॉल्व कितने हो रहे हैं और किस तादाद में हो रहे हैं उसके ऊपर बहस चली जाती है। फिलहाल हम जो संशोधन हुआ है या जिस पर बातचीत हुई है इसके बारे में थोड़ा स्टिक रहते हैं। रोहित जी हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से। रोहित जी, कांग्रेस पार्टी की क्या इसमें सोच है? ये जो संशोधन है आजीवन कारावास नीति 2022, विपक्ष इसे कैसे देखता है? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आज पैनल में मेरे साथ एक और वकील बैठे हैं, मैं भी पीएचडी हूँ लॉ में, और मैं ये
मैं तो ये समझता हूं कि जैसी बात पहले कही गई कि आईपीसी में 14 साल का कोई प्रावधान है ही नहीं, तो जब 14 साल का कोई प्रावधान नहीं है मतलब शासन प्रशासन ही अपनी 432 और 433 में सीआरपीसी के अंतर्गत अपनी शक्तियों का उपयोग करके रिमिशन कर देते थे पेनल्टीज में, मतलब इन सजाओं को कम कर देते थे। इसका करने का मुख्य उद्देश्य इनका ये होता है कि जेलों में जो अतिरिक्त भार पड़ता है उसको देखते हुए ये अपनी पावर को यूज कर जेलों में से भार को थोड़ा सा कम कर देते हैं। अब अपराध तो आप रोक नहीं पा रहे। 14 साल का प्रावधान वैसे भी कोई न्यायालय और आईपीसी के जो अंतर्गत धाराएं हैं उसमें तय नहीं है, तो ये सरकार खुद ही जो सजा कम कर देती थी, अब कह रही कि हम कम नहीं करेंगे। तो ये प्रत्यर्पण जो ये कर रहे हैं, प्रत्यर्पण नहीं, बेसिकली जो ये खुद ही कर देते थे काम, उसी चीज को अब कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे। तो भाई ये तो पहले ही नहीं करना चाहिए। न्यायालय पहले भी कई बार बोल चुका है, उच्चतम न्यायालय की कई सारी नजीरें हैं जहां पर उन्होंने कहा है कि भाई अगर हम बैठे हैं, हम कोई सजा सुना रहे हैं किसी को, कोई सजा याफ्ता है, तो आप उसकी सजा कम क्यों कर देते हैं? फिर हमारा क्या रोल? जब इनको सामाजिक तौर पर बिल्किस-बानो के केस पुरानी के बाद गलती सुधारने के तौर पर देखते हैं या एक पॉलिटिकल गिमिक के तौर पर आप बताना चाह रहे हैं? मैं इसको टोटली पॉलिटिकल गिमिक बता रहा हूं, क्योंकि देखिए सीधी तौर पे अगर कहीं पर भी वैधानिक कोई इस तरह का प्रावधान था ही नहीं कि 14 साल में किसी को छोड़ा जाए, तो फिर ये छोड़ते क्यों थे? इसका मतलब तो ये हुआ कि जो सजा सुनाई जाती थी उसको ये कम कर देते थे। अब ये कह रहे हैं हम कम नहीं करेंगे, तो पहले क्यों कम करते थे आप? तो ये तो केवल जो है, अच्छा दूसरा चलिए, पर अब जो कदम उठाया उसका तो आप समर्थन करते हैं कि ठीक हो रहा है। पर ये निर्णय लिया गया, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट के बाद लिया गया, बिल्किस-बानो के केस के बाद लिया गया। न्यायालय और सामाजिक तौर पर जो इनको कड़ी तीखी टिप्पणी जो इनको मिली और तीखी प्रतिक्रिया हुई सामाजिक और न्यायालयीन, उसके बाद इनने ये निर्णय लिया है। और ये निर्णय केवल एक ऊपरी सतही ढोंग है, क्योंकि जब 14 साल, चलिए मैं आपकी बात पर उत्तर ले लूंगा रोहित जी, आपकी बात पर मैं उत्तर लेता हूं कि क्या ये पॉलिटिकल गिमिक है, क्या ये फटकार का या कड़ी टिप्पणियों का असर है, और साथ में एक्सपर्ट के तौर पर जो अधिवक्ता जी हैं उनसे भी पूछ लूंगा। छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, जल्दी लौट के आता हूं। इन बेटियों के साथ छेड़छाड़ और रैप करने वाले दो ही सजा उनकी, एक फांसी के फंदे पर लटका दो और दूसरे जेल जाए। तो ये प्रस्ताव आया था कि कुछ उम्र के बाद, कुछ सजा के बाद छोड़ दें। मैंने कहा जब तक उनके प्राण नहीं निकल जाते वो नहीं छोड़े जाएंगे, वो तड़प तड़प के मरे, यही उनकी सजा है। ऐसे लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे। चलिए, तो आजीवन कारावास नीति 2022, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। रोहित नायक जी ने कहा कि ये पहले से आप जो गलती करते आए थे उसको अभी आपने सुधार लिया। पंकज जी, आप इस पर क्या बोलोगे? रेमिशन का जो लॉ है, वो जो नायक साहब ने कहा उसमें पार्टली एक बात सही है कि जेल के जो ओवरबर्डन हो रहे हैं, जो जेल्स पे लोड पड़ता है, प्रैक्टिकली इस कारण से स्टेट गवर्नमेंट्स को ऐसी अथॉरिटी दी है कानून ने कि ठीक है, आप अपने प्रोविजंस के साथ इसमें क्षमा कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जिसमें कैपिटल पनिशमेंट होती है, कैपिटल पनिशमेंट को भी तब्दील करने के जो अथॉरिटीज़ प्रेसिडेंट को हैं, जो कैबिनेट के पास से जाता है होकर के, और फिर प्रेसिडेंट उसको कंसिडर करते हैं जी। तो जहाँ पर इस तरह से कैपिटल पनिशमेंट, मृत्यु दंड दिया जाता है, उसको भी कन्वर्ट करने की अथॉरिटी और पावर है। देखिए, हम लोकतंत्र में रहते हैं, हम ऐसे तंत्र में नहीं रहते हैं जहाँ पर सिर्फ एक जगह से यदि कानून में के कोई कोर्ट ऑर्डर हो गया तो इस पर रिव्यू नहीं हो सकती है, इस पर रिवीजन नहीं हो सकता है, इस पर लोकतांत्रिक ढंग से पुनर्विचार नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं कि मान लीजिए एक चीज़ का फैसला आता है और सर्कमस्टेंसेस लंबे समय के बाद में बदलते हैं, तो उस पर पुनर्विचार किया जा सकता है, उसको दोबारा से देखा जा सकता है। इसमें मेरा ये सोचना है, और जो मैं निवेदन पूर्वक पहले भी मैं कह रहा था आपसे, कि ये इस पर एक डिबेट होनी चाहिए, चाहे वो असेंबली में हो या जहाँ भी हमारे राजनेता समझते हैं, हमारे लीडर्स समझते हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर समझते हैं जी, कि ऐसे कौन से कानून हैं जिनमें इस तरह के प्रावधानों को स्ट्रिक्टली देखना है। और सिर्फ ऐसे पॉपुलर कानून नहीं, जघन्य अपराध और भी होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उसका समाज पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे वो जब पाइलअप होता है, बढ़ता जाता है शनई शनई, लेकिन अंत में जाके समाज पे उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इस पर जरूर डिबेट होना चाहिए कि ऐसे कितने अपराध हैं, कौन से अपराध हैं जहां रेमिशन के कानून को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए या उसको विलोपित कर देना चाहिए।
या उसको किसी तरह विचार में रखना चाहिए, उनकी क्या परिस्थितियां होंगी, कौन से कैटेगरी के कानून होंगे। अब मान लीजिए कोई 82 साल का हो गया है, जेल काट रहा है और उसका कंडक्ट ठीक रहा है, और अब वो साल 2 साल के लिए मान लीजिए ईश्वर न करे उसको कोई बीमारी है, तो इस तरह की चीजों में रेमिशन को देखा जाता है कि ठीक है इनको एक रेमिशन का लाभ दिया जाए। और भी बहुत सारी कैटेगरीज पहले से दी हुई हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे कानून हैं जिनमें हम लोग आज भी ढील देते हैं, यद्यपि उसमें बड़े सीरियस क्राइम को माना जाता है, उसमें सीरियस सेंटेंस है, लेकिन उसमें रेमिशन को फॉलो कर लेते हैं, या उसको वो प्रोसिक्यूशन उसको इतना सीरियसली नहीं ले पाता है जी। प्रोसिक्यूशन यदि सीरियसली लेता है, एविडेंस यदि ठीक से होते हैं, एविडेंस को यदि जकड़ के रखा जाए, तो ऐसे बहुत से कानून हैं आप देखेंगे जिसमें कि सज़ा पड़ेगी और निश्चित पड़ेगी। लेकिन चूंकि हम लोग प्रोसिक्यूशन को जकड़ के नहीं रख पाते, इंटैक्ट नहीं रख पाते हैं, जो गवाह होते हैं वो अच्छे से बनाए जाएं और उनकी गवाही कोर्ट्स के सामने हो सके, तो ये जो फास्ट ट्रैक का पर्पस है ये भी सर्व होगा। कि फास्ट ट्रैक का मतलब ये नहीं है कि उनको किसी भी तरह निर्णय ले लेना है, लेकिन एविडेंस पूरा होना चाहिए, चाहे वो प्रोसिक्यूशन के पक्ष का हो चाहे डिफेंस के पक्ष का हो। तो इन सारी चीजों को देखते हुए रोहित जी, आप इस पर कोई कमेंट करना चाहेंगे? सोचना पड़ेगा जो डिस्चार्ज ऑफ लीगल जस्टिस में। देखिए मैं जैसा मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि निर्णय इस पर अपराध कैसे रोका जाए ज्यादा होना चाहिए। जिन स्टेट्स में आप बताइए शराब से, जहरीली शराब से कितनी मौतें हो रही हैं, बिहार में हुई, गुजरात में कितना ड्रग पकड़ा गया, जहां पर ये निर्णय होने चाहिए वहां पर हो नहीं रहे। यहाँ पर फेस लिफ्टिंग, फेस सेविंग हो रही है, आप अपनी छवि बचाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। जनता के बीच में जो आक्रोश है, बिल्किस बानो के केस को ले लिया जाए या अंकिता जी के केस को ले लिया जाए, इस तरह के प्रकरणों को रोका कैसे जाए। मध्य प्रदेश एनसीआरबी की रिपोर्ट में कहां पर स्टैंड करता है। उसके बाद आप देख लीजिए किस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं। कल रात में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक चौकीदार को एक अपराधी ने, जघन्य अपराधी, आप अपराध रोक नहीं पा रहे हैं और आप इस तरह की रोहित जी जो बात आप कह रहे हैं उसका जवाब डॉक्टर केसवानी दे सकते हैं। डॉक्टर केसवानी, जहां पहले आप चूक कर रहे थे, अब एक केस के चर्चा में आने के बाद, बिल्किस बानो के बाद जो आक्रोश है उसको शांत करने के लिए पॉलिटिकल गिमिक एक तो बता रहे हैं, दूसरा कि ये जो पहले गलती करते थे उसी को आपने सुधारा है। देखिए पुनीत जी, मैं जो बिंदु वाइज जो दुबे जी ने भी बात की और नायक जी ने भी बात की, मैं उस पर बिंदुवार आपको उत्तर भी दूंगा। निश्चित रूप से आज का जो विषय है, मुद्दा गर्म है। अगर उस गर्म मुद्दे पे कांग्रेस के साथी नेगेटिव पॉलिटिक्स से बढ़कर एक अगर वो पीएचडी हैं, वो लॉ किए हुए हैं, तो उसका लाभ भी निश्चित रूप से वो जनता को दे सकते थे, पर वो सिर्फ पॉलिटिकली उन बातों को करते आए। हमें फेस सेविंग की कोई जरूरत नहीं है मेरे मित्र। हमारे मुख्यमंत्री जी का फेस अपने आप में इतनी पॉपुलर फेस है मध्य प्रदेज का, 8 करोड़ लोगों के दिल में बसते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। तभी उनको संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया। हम चूंकि आज का विषय कानूनन, हाँ आज का अरे ये तो आप लोगों के यहाँ ये विषय हो सकते हैं संसदीय बोर्ड या उसका, हम तो कार्यकर्ता हैं। आज अगर मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को यहाँ बैठ के डिबेट करने के लिए बोला गया तो मैं पार्टी का पक्ष यहाँ पे रख रहा हूँ। को कार्यकर्ता हम लोगों में हमारी भूमिका हम लोग तय नहीं करते कि हमें क्या करना है, हमारा संगठन सर्वोपरि है, वो तय करता है। ये पॉलिटिकल, देखिए पुनीत जी, मैं इसी बात पे जा रहा था कि ये पॉलिटिकल मूव चाहते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता की राजनीति और सत्ता अपने इर्द गिर्द बातें करना, ये कांग्रेस का शगल है और ये उसको कर रहे हैं। प्लीज आपने अपने टाइम लिया, आप एडवोकेट हैं, पीएचडी हैं, तो इस बात को भी समझते होंगे, कि अगर आपका टाइम खत्म हो गया तो उसमें बीच में बात नहीं करनी चाहिए। इनका फिर पीएचडी का कोई लाभ नहीं होगा अगर आप डिबेट को खत्म करने में लगेंगे। देखिए पॉइंट आप रख दें। एक बात ओवरबर्डन की बात कर रहे थे जी, ओवरबर्डन की ये बात कर रहे थे और दुबे जी भी इसको बात कर रहे थे। तो हम इस चीज में एक चीज का और प्रावधान लेके आए, जो पहले बंदियों को जो छोड़ने की 26 जनवरी और 15 अगस्त को छोड़े जाते थे, अब दो और हॉलीडेज को, महात्मा गांधी जी की जयंती पे और अंबेडकर जी की 2 अक्टूबर और उसके साथ साथ 14 अप्रैल को भी हमने शामिल किया है। तो जो पहले जो बंदी छूटते थे जो अच्छे व्यवहार के कारण, अब ये पहले साल में 2 बार होता था, कुल मिलाकर 4 बार होंगे। डॉक्टर केसवानी, कुल मिलाकर आपने कुछ संशोधन किए, नई आजीवन। एक सेकंड जी कह लें, आप जल्दी से कह लें। 1 सेकंड पुनीत जी। और 70 वर्ष के अधिक के आयु
के पुरुष और 60 वर्ष से अधिक की महिलाओं को जो 10 से एवं 8 वर्ष की सजा काट ली है और जो जिनका आचरण अच्छा है उस पे भी छूट का विचार किया जाए। चलिए ठीक है साहब, देखिए पहलू हर एक विचार करना चाहिए। पंकज दुबे जी ने जो कहा है कि आप किनको छूट दें और किनको ना दें, इस पर डिबेट करें, खुली डिबेट करें, सीरियस डिबेट करें। और कई सारे क्राइम ऐसे हैं, कई सारी धाराएं ऐसी हैं जिनमें रियायत नहीं मिलना चाहिए, उनको आप और चिन्हांकित करें तो शायद बेहतर होगा, बजाय इसके कि हम किसी भी एक पॉलिटिकल आरोप के खेल में फंस जाएं। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप तीनों का अपनी अपनी राय रखने के लिए, अपना समय देने के लिए। नमस्कार।